हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और ये वीडियो उन लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा जो लोग 17th को एम बैंगलोर का पेपर देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट, जी के सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे सेक्शन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आई थिंक 24 सब्सक्राइबर्स बस लेफ्ट हैं 26 के होने में। तो इस वीडियो के बाद कम से कम आज में 26 के सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे कर दो। बस इतना सा ख्वाब है मेरा। ठीक है, प्लस अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल हर सेक्शन का वेटेज कैसा था, है ना, ताकि नेक्स्ट ईयर से भी अगर ये लोग ऑफलाइन प्रोग्राम भी चालू करते हैं तो आपको पता रहे। ठीक है, तो ध्यान से एक एक बातें सुनना। सबसे पहले आते हैं वीएआरसी में। वीएआरसी में सिर्फ एक आध क्वेश्चन आई थिंक ट्रिकी था, एक या दो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब इजी थे। इवन कुछ क्वेश्चंस तो कल जब मैं कर रहा था रात को पेपर आया तो मेरी बेटी है 3rd स्टैंडर्ड में, उसने भी 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर तो उसके भी आ गए थे, मतलब आई थिंक ज़्यादा ही। ठीक है, सिमिलरली एलआरडीआई भी ऐसा है कि कोई बच्चा भी कर लेगा, मतलब उसके भी आंसर कुछ कुछ ही है, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा तेज है। लेकिन हाँ, अभी ओलंपियाड वो भी दे रही 3rd स्टैंडर्ड में, तो 2-3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर के एलआरडीआई के भी बन गए थे। तो अपन बात करें तो वीएआरसी और डीआईएलआर आप लोग जब 17th को पेपर दोगे सबसे पहले इन दोनों को निपटा देना, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। ठीक है, देन आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में देखो 2 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 2-3 क्वेश्चन ही थे से जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, 2-3-4 ऐसे कुछ होंगे, बाकी कुछ अलग टाइप के पूछ लिए थे। तो वो तो देखो ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें फिलहाल अगले 2-3 दिन में काम करो। लास्ट 3 to 4 मंथ्स, ज़्यादा 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ लो, उससे रिलेटेड जो बनेगा वो बन जाएगा, है ना। नॉर्मली हमने हमारे बैंगलोर 400 में भी कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिए थे, उसके सिमिलर भी 1-2 आए थे। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब आते हैं मेन क्वांट पे। क्वांट इसका मीडियम टू हार्ड लेवल था, इवन हार्ड बोलना चाहिए। इवन आप जब इसका क्वांट और इंदौर का क्वांट कंपेयर करोगे तो आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन उससे ज़्यादा टफ लगेंगे, पहली चीज़। दूसरा, मेरा पर्सनल मानना है जो भी बच्चे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंदौर की भी कर रहे हैं, आईपी मैट इंदौर की, उनको भी इसका क्वांट जरूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखो क्वांट में भी जैसे आपने बाकी जगह का फीडबैक सुने होंगे, मॉडरेट टू इजी ये सब, उसमें भी अगर हम सब डिवाइडेड कर दें इसको, ध्यान से सुनना, तो इन्होंने क्या किया, अर्थमेटिक को टफ कर दिया, अलजेब्रा बहुत आसान रखा। तो अगर आपका अलजेब्रा का आपको बेसिक भी आता होता तो आप इसकी क्वांट के अलजेब्रा वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेते, और अर्थमेटिक आपका कितना भी अच्छा होता उसमें आपको टाइम लग जाता। नॉर्मली मेरे वीडियो कोर्स में भी अर्थमेटिक के कई क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने उसमें भी क्रिएटर्स लेवल किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी था। सिमिलरली मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, वो भी ट्रिकी था। ठीक है, मोटा मोटा आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। तो देखो एक बार आपको बता देता हूँ कि 17th में आपको क्या करना है। वीएआरसी, डीआईएलआर, सबसे पहले इनको कर लो। जनरल अवेयरनेस पे जाके सट सट देख लो कि कितना क्या उससे हो रहा है। तो 90 मिनट्स में आप, मेरे ख्याल से 30 मिनट्स में ये सारे काम कर लोगे, 30 to 35 मिनट। देन आपके पास 60 मिनट्स बचेगा, वो आप 20 क्वेश्चन क्वांट के लगा देना। क्वांट में भी डीआई जो रहेगा वो कैलकुलेटिव हो सकता है हो, लेकिन लेंदी नहीं। अर्थमेटिक इन्होंने थोड़ी सी कैलकुलेटिव कर दी थी। ठीक है, तो डीआई वाला सेट आपसे क्वांट में बन जाएगा। देन अर्थमेटिक और अलजेब्रा में, अलजेब्रा के अगर आपके बेसिक अच्छे तो पहले आप अलजेब्रा कर लेना, वो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की। देन अर्थमेटिक भी आप कर सकते हो क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा सरप्राइज, तो उसका सॉल्यूशन देखना कैसे करते हैं अपन, ये आपको करना पड़ेगा, देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो 4 क्वेश्चंस का एक सेट था। ये मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, ये सेट आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो आरसीबी पूछा उसमें क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड ही थे, इन्हें आपको अगर ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाना पड़े, इवन कैट के जो आरसी होते हैं उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें तो आंसर इसी में मिल जाएगा। मोटा मोटा इसमें जो कहा गया है वो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली ऐसे विचार आपके मन में भी कई बार होंगे, यार ओरिजिन क्या था, हम कहाँ से आए, क्यों आए, मतलब ऐसे विचार नहीं आते रहते। उसी पे इन्होंने एक पैसेज उठा के दे दिया, है ना। About the origin, some have the suggested life could have been brought to earth by extraterrestrials, for example। देखो मार्वल की जो मूवीज नहीं होती,
है ना। फालतू यही तो बताते हैं, दूसरे ग्रह से आए फिर ये अर्थ पे बस गए। इवन आजकल तो उनका कंसेप्ट उसी पे चल रहा है, उनका नाम मैं भूल गया कौन से वो आए थे, कमेंट सेक्शन में बताना। जिसपे एक सीरीज भी अभी इन्होंने मार्वल में हॉटस्टार पे बनाई थी पूरी, है ना। वो अजीब सा वो टकले टाइप के होते हैं, सब मास्क उतारते हैं तो एलियन टाइप के निकल के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो से बन के रहते हैं। खैर, तो उसी टाइप से तो मैं तो लिंक करने की आदत है ना मुझे, तो मैं लिंक करता हूँ तो मुझे चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। भले कुछ भी लिंक कर दो, कुछ भी मतलब उसके ही अराउंड, है ना। तो वही सबने थोड़े लोगों, फॉर एग्जाम्पल एरिक वॉन सजेस्टेड दिस इज कैरियर्स ऑफ द गॉड्स विच ही रोट अराउंड 40 ईयर्स अगो। इसने 40 ईयर्स अगो लिख दी थी ये बुक। सिमिलर सजेशन वॉज मेड बाय सर फ्रेड हॉयल एंड प्रोफेसर एन चंद्र विक्रमसिंघे, इंडियन scientist with impeccable credential in 1970s. They propounded the panspermia, क्या लिखा है भाई इतना खतरनाक, panspermia meaning seeds everywhere theory which maintains that life evolved out of primordial soup। देखो इसका मतलब जो होता है ना, ये आपने कई बायोटाइप के बच्चे, कई लोगों ने इसका मीनिंग देखा होगा, है ना। which got dispersed into cosmos through comets and meteorites। Life began on Earth when some of these landed on it. However, many mainstream scientists just laugh it out। अब देखो, ऊपर तक तो यहाँ पे लिखा था कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वैसा बना, फिर दूसरे कोई लैंड किए होंगे वहाँ से, फिर जीवन आया होगा अर्थ पे, इस टाइप से। लेकिन जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं इस बात पे हंसते हैं, क्या है बचपना, मतलब क्या बातें चल रही हैं। An obvious reason for this is that the condition conducive to existence of life and its propagation as available on Earth are not there elsewhere. One of these being the temperature factor। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, जैसे अभी भी अपन जो न्यूज़ देखते हैं या अपन ने कई बार ऐसे शोज देखे होंगे, उसका ये था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रहने लायक है। यहाँ पे हर चीज़ उसी प्रपोर्शन में है जिस उसमें होनी चाहिए। मेन इसमें भी कहा कि जैसे टेम्परेचर का फैक्टर है, आगे इसमें एक्सप्लेन भी किया टेम्परेचर वाली बात पे इसने, ठीक है। पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, मतलब है ना, सब कुछ है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल भी इतना कोई ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर मेन जो इसने कहा वो भी है। तो यहाँ पे एक रहने लायक इसको जगह बनाती है ये अर्थ को, ठीक है। अच्छा, इसमें और डीप में घुसेंगे ना आप, अगर हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो तो देखना, ये जो अफगान साइड से आए थे, हम जो बोलते हैं ना अकबर बाबर और ये सब, ये भी अटैक करते थे दूसरी कंट्री पे, फिर चले जाते थे मतलब वहाँ से, है ना। हिस्ट्री में कभी आप पढ़ना। इंडिया में क्या हुआ, यहाँ का इनको एटमॉस्फेयर अच्छा लगा तो फिर यहाँ पे बस गए थे, अटैक करने के बाद बस गए तो बस ही गए, मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, है ना। अब कितनी सच्चाई है ये आप लोग कमेंट में बता देना क्या। तो वैसे ही अर्थ का भी है ना, कि एटमॉस्फेयर पूरा यहाँ का अच्छा है। अर्थ का मतलब अर्थ इंडिया से कंपेयर मत करना, पूरा होल अर्थ हो गया। एटमॉस्फेयर रहने लायक है, सब कुछ है, टेम्परेचर फैक्टर भी अच्छा है, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट का इस टाइप से कहना था। अब टाइटन आई थिंक मार्वल की मूवीज में भी टाइटन नाम खूब लिया गया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। कमेंट में बताना इसके बारे में। टाइटन दो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर मदर प्लैनेट अर्थ has many special features which the scientists believe could help in revealing the origin of life। It is the only moon in our solar system with an atmosphere। हमारे सोलर सिस्टम में इसके पास एक ऐसा मून है, मतलब जिसमें एटमॉस्फेयर भी है, ऐसा इनका कहना है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाए, हम बस एक रफली वो पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा, आरसी कभी भी पढ़ो तो उसको समझा करो, बहुत मजा आती है, जैसे अभी आप मेरे एक्सप्लेनेशन में देख रहे होगे, है ना। और आपकी इंग्लिश वर्बल कैसी भी हो, अगर आप समझ के करोगे, है ना, तो आपसे आरसी बन जाएगा, भले आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो। अभी इवन आप मेरे इसमें देखना, प्रोनाउंसिएशन की हो सकता है कई जगह में गलती करूं, लेकिन उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वो क्वेश्चन गलत होगा या गड़बड़ कर दूंगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिस कुड बी, हाँ, कम्युनिकेशन में फिर प्रोनाउंसिएशन भी आ जाता है, वहाँ पे फिर आपको सुधारना पड़ेगा। हाँ, कहाँ गए, रिवीलिंग इट इज ओनली एटमॉस्फेयर एंड दिस कुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ व्हेन लाइफ बिगन देयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वोयागर आई, वोयागर 1 बोल दे, आई क्या है 1। वी ऑलरेडी नो दैट द टाइटन्स एटमॉस्फेयर predominantly contains nitrogen with a small percentage of methane, है ना। नाइट्रोजन स्मॉल परसेंटेज ऑफ मीथेन, बट टाइटन इज सराउंडेड बाय a thick orange haze which obstructs the view below the dense clouds and therefore no one has been able to know about surface features, है ना। ऐसा वो पूरा धुंध टाइप का था, तो आप ज़्यादा सरफेस के बारे में नहीं पता लगा पा रहे थे। However, being 1200 million kilometers away from sun,
सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, हैज़ अ वेरी लो सरफेस टेम्परेचर। अब देखो हमारे पास भी जो गर्मी और ठंडी हमारे अर्थ का भी जो रहता है किस पे डिपेंड करता है, सन पे, है ना। जब उसके करीब रहते हैं तो गर्मी का मौसम आ जाता है, थोड़ा थोड़ा जब दूर जाते आते हैं तो ठंड। यहाँ पे ही देखो थोड़े से इसमें कितना फर्क पड़ जाता है। तो जितना आप सन से दूर रहोगे, है ना, वही इसका सरफेस का टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ कोई रहेगा, विच मेक्स द चांस ऑफ लाइफ ऑन इट वेरी स्लिम, बहुत कम है। हम इंसान तो नहीं रह सकते, एलियन वेलियन रह लें तो अलग बात है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये जो साइंटिस्ट है योगर वन जो भी है, हैज गिवन मेनी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ सही बात है। थियरीज ऑफ गॉड वाज रिटन बाय एरिक वॉन, हाँ ये ऊपर लिखा ही था अपन ने। टाइटन इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, वाह क्या नई बात बताई है। मेनी स्टूडेंट साइंटिस्ट एग्री विथ, नहीं एग्री नहीं थे, हंसते थे वो। ऑप्शन डी, देखो अच्छे से पढ़ोगे तो आप ऐसे ऐसे आंसर लगा लोगे। मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, है ना, योगर इंटरस्टेलर स्पेस नहीं, इफेक्ट ऑफ पेंसपर्मिया नहीं, ये भी नहीं है, पूरा पैसेज का टाइटल वो नहीं दे सकते। टाइटन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, देखो शुरू के फर्स्ट हाफ में पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ टाइप का बात थी, फिर टाइटन के बारे में। सबसे सही आंसर क्या है, टाइटल ऑफ टाइटन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। कंडक्टिव पैराग्राफ 1, कंडक्टिव देख लेते पैराग्राफ, एंड ऑब्वियस रीजन फॉर दिस इज द कंडीशन कंडक्टिव फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, नहीं हेल्पफुल होगा, कंडीशन जो है वो हेल्पफुल है ना। ऑप्शन से थोड़ी तीते अपन हेड ले सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैसेज इट इज नॉट पॉसिबल नो अबाउट टाइटन सरफेस फीचर बिकॉज, वो धुंध वूंध जो आ जाती ना, हेज जो था देख लो, ओवर द मिथेन एंड इथेन गैस नहीं, लोकेशन नहीं, प्रेजेंस ऑफ थिक ऑरेंज हेज, ये था ऑप्शन सी। देखो सब कुछ लिखा था इसमें, ज्यादा आपको कुछ इस पैसेज में करना ही नहीं था, ठीक है। फिफ्थ, मैं बोल रहा हूँ कहानियों जैसे पढ़ो, आपको अपने आप होंगी चीजें। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। आई ड्रॉ आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू हेमिस टू विटनेस द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ द लद्दाखी कैलेंडर, अच्छा दसेचू फेस्टिवल, वहाँ का कोई फेस्टिवल होता होगा। I concluded that this is how the traditional culture flourished until a Ladakhi pointed out that such goods could be aimed on the, अच्छा इसके पहले इसने कोई ना कुछ ऑब्जर्व, I concluded that, है ना। अब देख लेते हैं। When I arrived, I found a whole settlement set up around the temple with sharp men and girls selling necklaces and statue बुद्धा में, यही सबसे सही है ना। उसके बाद इसने अपना कंक्लूजन बना लिया होगा जो भी है। We began to edge down, ये भी नहीं है, इंडेड में नहीं लगता, फेस्टिवल्स ट्रेडिशनली, है ना। देखो गया था ना अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर जो गया उसने वो क्या पूरा लिंक कर रहा है सेंटेंस को, ये लगा दो सिंपल। सिक्स्थ, फिल इन द ब्लैंक, ये भी करेक्ट, प्रपोजिशंस लगानी, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ हिडन चैम्बर, है ना, इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड है नहीं, मतलब इनसाइड द एंशिएंट टेम्पल, विद इन लगा दो, विद इन एक ही ऑप्शन में, है ना। रिगार्डिंग द एंशिएंट टेम्पल, या ऐसा कुछ होगा नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, दो में विद इन होता तो अपन आगे देख लेते। बेनेथ मतलब तो उसके नीचे हो गया, तो चैम्बर कहाँ नीचे हो, ठीक है। न्यू फ्रेंजी ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, ऑफ के साथ तो कुछ भी लग सकता है, वैसे ऑफ ही लगता है नॉर्मली एक्साइटमेंट के साथ, सॉरी, ठीक है। तो सिंपल था, मैंने कहा ना इसकी जो इन्होंने वोकैब टाइप के क्वेश्चन दिए वो बहुत ज़्यादा ईजी दिए। अगला, इवन कई के तो आपको आगे भी एक आध दो ऐसे हो सकता है आपको मीनिंग ना पता हो, लेकिन आप फिर भी सही कर दोगे। चलो देखते हैं वो कैसे करना है। डिस्पाइट द इनिशियल सेटबैक्स द टीम रिमेन्ड एंड डिटरमाइंड टू अचीव देयर गोल्स। रेसिलिएंट, रेसिलिएंट मतलब धैर्य, शांति बनाए रखें कृपया, है ना। तो देखो एक चीज ये इवन लाइफ में भी ध्यान रखना, ठीक है, जितने भी आपके फेलियर कितने ना देख लिए हो आपने, शांति से रहो, अपना काम करते जाओ, है ना। इवन आपने ये मुहावरा भी सुना होगा, यानी शांत रहो, अपने काम पे ध्यान रखो, है ना, सक्सेस मिलेगी। 7th पॉइंट सबसे अच्छा है। As the summit on global trade policy unfolded, the delegations from developing nations and industrialized countries found themselves, fill in the blank, grappling with entrenched position on tariff, subsidies, and market access, each side fiercely defending their economic interest and ideological principles. अच्छा वो अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस था उनका, जो भी आइडियोलॉजी उनके जो प्रिंसिपल होंगे, amidst mounting
डिप्लोमेटिक टेंशन, ठीक है, इस कारण वो जबरन का डिप्लोमेटिक टेंशन हो रहा था, मतलब और होता भी नॉर्मली है ना, जितनी मीटिंग होती है ना, अब देखना बहुत ही रेयर कोई डिसीजन निकल के आता है, या आता भी है तो उसको कुछ फॉलो नहीं करते। लाइक हम इसकी बात कर लें, ये जितनी भी समिट होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी होती हैं, सिर्फ बातें ही होती हैं इसमें, ठीक है, फिर अपना अपना सब बता लेते हैं कि तुम तो डेवलप्ड कंट्री हो, तुम तो कर चुके हो, हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमें तो अभी मौका मिलना चाहिए, ये वो बहुत सारे, ठीक है। चलो, टू थ्रो कॉशन टू द वाइंड, टू थ्रो कॉशन टू द वाइंड मतलब कॉशन क्या, तिल लेने टाइप ठीक है, ये हो नहीं सकता बीच में हो जाए। टू शाइन, टेक अ शाइन टू समवन, इसका कोई मतलब नहीं था, टेंशन बढ़ रही है उधर। जंप टू द बैंड वैगन, नहीं ये तो ट्रेंडिंग में कूद जाना टाइप। एट रॉजर्स हेड, हाँ ये सही है, मतलब मनमुटाव या ऐसा जो भी स्थितियां हो रही थी, ठीक है, एग्री नहीं होना किसी पे, ठीक है, या आप एबीसी को रिजेक्ट करके सीडी लगा देते अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो भी, ठीक है, मीनिंग खैर मैंने मोटा मोटा बता ही दिया। फ्यूचर टेंस लो, अब देखो ये तो कौन नहीं बता पाएगा, फ्यूचर टेंस वाला तो आंसर कोई बच्चा भी बता देगा। शी इज रीडिंग अ बुक बाय द नेक्स्ट, by this time next week we will have completed the project, he has been, they are cooking, समझ रहे हो बेंगलोर ने वर्बल का क्या लेवल रखा है, इससे आपको समझ में तो आ ही गया होगा। करेक्ट सेंटेंस यूजेस द कंजक्शन टू कनेक्ट टू क्लॉजेस विद डिफरेंट टेंसेस मेंटेनिंग कोहेरेंस एंड क्लैरिटी। अरे ये इसमें कई लोगों का, कल मैं देख रहा था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया कई लोगों ने, है ना। अरे देखो ये देख लेते हैं, डिफरेंट टेंसेस होने चाहिए, ठीक है। बाय द टाइम वी अराइव दे हैड ऑलरेडी, दोनों पास्ट की बात ही हो रही है, इसको अपन छोड़ देते हैं, है ना, कई लोगों ने इसको रिजेक्ट ही किया। ही हैज फिनिश्ड हिज स्टडीज बट इज प्लानिंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ वो प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। कंजक्शन का यूज भी हो गया और दो टेंसेस पास्ट और फ्यूचर भी हो गया, ये सही है। डिस्पाइट फिनिशिंग हर वर्क अर्ली शी गोज होम इमिडिएटली, है ना, ये भी दो डिफरेंट टेंसेस की बात नहीं हो रही, है ना, ये कंजंक्शन, ठीक है। फोर्थ, while she cooks dinner, while she cooks dinner he will be finishing his work in the office, है ना। अब इस पे देखना कई लोगों ने डी पे लगाया था, अब आप खुद बताओ बी होगा कि डी होगा। वैसे फिर भी मान लेते हैं डी को, एक सेकंड साइड में रखते हैं, मानो मुझे सबसे बेस्ट अगर पॉसिबल कोई लगाना है ना, तो मैं यही लगाऊंगा ना बी, डी तो फिर भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन डी में कंफ्यूजन क्या था उनको, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये भी दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइप। ध्यान से देखो तो ये आई थिंक पैरेलल बात चल रही है, जब तक वो बना रही है तब तक उसका काम हो चुका होगा, मतलब पैरेलल टाइप का, कि ये यहाँ पे वो वहाँ पे, अपन ऐसे ही तो बोलते हैं नॉर्मली, दूसरा फ्यूचर टाइप का थोड़ी होता है, लेकिन बातों में फ्यूचर जैसे ही लगता है ना। वो अपना काम कर लेगा जब तक उसका काम होगा, है ना, जब तक या ये जब तक ये काम कर रहा है तब तक उसका वो हो चुका होगा, ठीक है। तो मोरल से पैरेलल टाइप की चीज़ है, अगर ध्यान से इस पे सोचो, ठीक है। वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर बी और डी में एक चूज करना था तो फिर आप बी ही करते, डी तब भी नहीं लगाते, ठीक है। 11 एंड से हटा दी, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ऑडियंस सेगमेंटेशन यूज्ड टू बी ब्लंट प्रोसेस ग्रुपिंग पीपल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक information such as their age, gender, location, educational level, income, and so on. A technologies can drill down into audience behavior and help teams develop a sophisticated understanding of niche communities based on their shared values, behavior, influences. आजकल देखो ना, एआई इतना घुस गया जीवन में, इवन मेरे से ज़्यादा है ना, थोड़े समय के बाद, अभी तो नहीं, ये एआई इन लोगों को मेरे बारे में पता होगा। ऐसे मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है अमेजोन में, करता था पहले, है ना, अभी शायद छोड़ दिया। वो बता रहा था कि इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, इसको अपन वो डेटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं कई बारी में, है ना। इनको अमेजोन का वो बता रहा था कि हमें पहले से पता होता है कि ये क्या ऑर्डर लगा सकता है उसके पास्ट रिकॉर्डिंग के बेस पे। तो जैसे ये लोग क्या करते हैं, जो भी नियरेस्ट वेयर हाउस जो भी इनका होता, वहाँ पे उसके ऑर्डर लगाने से पहले ही वो सामान आ जाता था कि
ताकि इस टाइम पे उसको वो डिलीवर हो जाए। इतनी खतरनाक इनकी रिसर्च रहती है। खैर वो इंडिया की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इंडिया में धीरे धीरे आपका मतलब रग रग से ये लोग वाकिफ होते हैं। फिर इवन अब ध्यान से देखो तो ये जो अपना एक शो बना था इंडिया में भी असुर टाइप का, उसका अग्रवाद का सीजन देखा हो, इसी का तो मिसयूज किया था उसने, मतलब ठीक है। खैर अपन बात को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन लिंक करना मैं बार बार बोल रहा हूँ, आना चाहिए। दिस प्रोवाइड मच मोर nuanced अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रियली मेक्स एन ऑडियंस टिक, मेकिंग इट इजियर टू क्रिएट कैंपेन दैट रेजोनेट। मतलब वही है, उसके हिसाब से कैंपेन बनाओ फिर। Unlike conventional market tactics, it's based on real-time data, which means the intelligence it gives you is never outdated। सही है, यही लगा दो, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 12th, एनालॉजी लर्नड, स्कॉलरली, सुपरफिशियल, शैलो, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 13th, द सिलेक्टर वर क्रिटिसाइज फॉर चूजिंग अ वीक टीम फॉर वर्ल्ड कप। ये तो हमारी बचपन की आदत है ना। इस बार भी वर्ल्ड कप जब आ रहे थे, अरे वर्ल्ड कप से ऑटोमेटिक दिमाग में क्रिकेट ही जाता है ना, हॉकी फुटबॉल ऐसा कुछ नहीं। खैर, द टीम फेयर डिफीटेड इन इनिशियल स्टेज एंड परफॉर्म्ड वेल लेटर, है ना। तब बुराई हो रही थी, लेकिन एक वर्ल्ड कप मुझे याद ऐसा हुआ था, आई थिंक 2007 वर्ल्ड कप था क्रिकेट का। कमेंट में बताना कौन सा था, उसमें इनिशियल अपन हार रहे थे, फिर उसके बाद जब जीतना चालू हुए थे तो फाइनली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, है ना। कौन सा वर्ल्ड कप था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, एक था ही, उसकी याद आ गई इससे, है ना। टीम वॉन द ट्रॉफी लगा दो। कॉन्ट्रेरी टू जनरल बिलीव द टीम वॉन द ट्रॉफी, इसमें तो ये लगा देंगे। और उससे रिलेट मत कर लें कि फाइनली हार गए थे, तो इसमें भी लॉर्ड द ट्रॉफी लगा दें। इसका जो मीनिंग है इसमें देखो, द टीम फेस डिफीट्स इन द इनिशियल स्टेजेस एंड परफॉर्म वेल लेटर, मतलब आखिरी में जीत गई होगी। 14th, चूज द वर्ड टू रिप्लेस द वर्ड इफेक्ट। अब देखो ये भी कोई भी बता देगा, इसमें इसको 4 ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। डंपिंग मेडिकल वेस्ट इनटू एटमॉस्फेयर अफेक्ट द एनवायरनमेंट बैडली, है ना। 15th, अरेंज द, देखो सेंटेंस अरेंज कर लेते हैं। इधर ग्लोरी मीन्स टू मी फेम और इट मीन्स ल्यूमिनोसिटी, चमक धमक टाइप का, है ना। एज फॉर द सेकेंड, हु विशेस टू बिकम द काइंड ऑफ लिविंग इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोरी सजेस्ट टू आइडियाज टू मी, ये है। एज फॉर द फर्स्ट, देखो एज फॉर द फर्स्ट, एज फॉर द सेकेंड है, इधर ग्लोरी मीन्स, ये सब बाद में ही आने वाले, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या होगा, ग्लोरी सजेस्ट टू आइडियाज टू मी ऑफ विच सीम्स विक्ड एंड द अदर रेडिकुलस, है ना। फिर लगा दो। इसमें नॉर्मली अगर ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन एलिमिनेट सबसे पहले कर दिया करो, ठीक है। एज फॉर द फर्स्ट, है ना, since to be famous means to be better known than other people, the desire for fame appears to me as a competitive passion and therefore of hell rather than heaven, ठीक है। क्या इससे अच्छा ये ना hell है, ये मतलब बेसिकली उसका इधर ग्लोरी मीन्स टू मी फेम और इट मीन्स ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। तो 4 के बाद फिर 1 आना चाहिए, इसी ऑप्शन में दिख रहा है। और आखिरी में फिर क्या बोलते, एज फॉर द सेकंड हु विशेस टू बिकम काइंड ऑफ लिविंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, वही मजाक ले रहा था उसको, है ना। तो एज फॉर द सेकंड हु विशेस टू बिकम अ काइंड ऑफ लिविंग इलेक्ट्रिक, ओ सॉरी लाइट बल्ब, ठीक है। तो 3 4 1 2, ठीक है। अच्छा 3 के बाद 4 ही आना था जो यही ऑप्शन में दिख रहा था, ठीक है। तो फिर वही लगा देते आप, तो थोड़ा सा इसमें वो चलता है। 16, replace the bold word correction. The professor erudite lectures on astrophysics arouse curiosity in the mind of his students, inspiring them to delve and deeper into, अच्छा है ना, गोते टाइप नहीं होता, मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस। ये कॉस्मोस कॉस्मोस कुछ खेल रहे हैं पैसेज वैसेज में भी, है ना। इंट्रीग्यूट, ऑप्शन डी, इंटरेस्ट जागया उसमें, वो जानने की इच्छाएं पैदा हुई। मैच द, ये देखो ये भी कितना इजी था, है ना। अब जैसे स्प्लिट सबसे आसान देखो तो स्प्लिट है, रिजिड है, टॉक्सिक है। स्प्लिट अलग होना, जॉइंट एंटोनिम बताना है, इन्हें बी का 4 होगा, इसको हटा दो। मैं तो इजी ढूंढूंगा, क्यों मैं सबके मीनिंग ढूंढते फिर। रिजिड है ना, यानी फ्लेक्सिबल, सी का 3 होगा।
इसको भी हटा दो। अब ये सब मैं चेक भी क्यों करूं, ठीक है, वैसे सारे इजी थे। सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस, डिस्पाइट द चैलेंजेस शी अप्रोच्ड ईच प्रॉब्लम। इस बार टाइप के भी इन्होंने इन 20 क्वेश्चन में कॉस्मोस और इस टाइप के प्रॉब्लम विद मेटिकुलसनेस, केयरफुली, है ना, उसमें कुछ वर्ड तो होते ही नहीं है, मेटिकुलसनेस, है ना, केयरफुली वेइंग ऑल द प्रोसेस बिफोर मेकिंग डिसीजन, ठीक है। ऑड वन आउट, बेनेवलेंट, एक्सट्रोवर्ट, अल्ट्रुइस्टिक, ये तो ऐसा लग रहा है वो वर्ड पावर में डीसी के पहले चैप्टर से ही उठा लिया हो। जेनरस, कंपेंशनेट, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑड वन आउट, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वैसे भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं, इवन आपने भी मेरे इतने समय से वीडियो देख रहे हो, कई लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट अच्छी चीज होती है, एक्सट्रोवर्ट अच्छी चीज होती है, मैं पर्सनली पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, ये मेरा पर्सनल मानना है ना। अल्ट्रुइस्टिक टाइप हो, जनरस हो, कंपेंशनेट हो, एक्सट्रोवर्ट क्या बकर कर नहीं तो सब कुछ नहीं होता, है ना। खैर 20, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, although encountering numerous setbacks they eventually broke through होगा, बिना ऑप्शन पढ़े आप लगा दो। the barrier achieved the unprecedented success in their field, broke through डी, इसमें भी बिना ऑप्शन के आप बता सकते थे। देखो वर्बल कितनी आसान थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हमारे मेन उस पे, कंटेंट डीआई पे, तो देख लेते हैं इसको भी। 1 to 4 सिर्फ एक ही सेट था, जैसे आरसी का एक सेट था वैसे ही क्वांट में डीआई का एक सेट था इनका। The pie chart shows the percentage of total number of students in the different student affiliated with the council, whereas the radar graph shows that the male students radar में है, टोटल इसमें है, और टोटल 5500। अच्छा परसेंटेज में तो 5500 अपॉन 100 करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो अपन एक चार्ट बना लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चन देख लेंगे, टाइम तो खूब है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या बना लें, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। लाइनें बस में सीधी खींच पाऊं, मैं लाइनें ही सीधी नहीं खींच पाता। देखो चार्ट बनाने से, और अगर आपके पास मोर देन इनफ टाइम है तो चार्ट बना लेना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल, फिर इधर लिख लेते हैं अपन मेल, और इधर हम लोग लिख लेते हैं फीमेल, ठीक है। अब यू का टोटल कितना हो जाएगा, 12%, तो 12 इंटू 55, तो 12 पहले 5 सा कर दो इंटू 11, 12 5 सा 60 इंटू 11, 6 से 60, है ना। फिर ऐसे ही इंटू 5 इंटू 11 करने से याद रखना, देखो कैलकुलेटर तो नहीं, छोटी छोटे से तरीके आप याद रखोगे ना, तभी एग्जाम में स्पीड भी बढ़ा पाओगे। वी है 8%, तो 8 5 सा 40, 40 इंटू 11 440, देन डब्ल्यू 24, 24 5 सा 120, 12 इंटू 11 132, तो 1320। देखा ओरल है, बिना पेन चलाए अपन पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देन डब्ल्यू का एक्स 15, 15 5 से 75, 75 इंटू 11, ये है थोड़ा 75 इंटू 11, तो 75 इंटू 11 5 आएगा, 7 + 5 12 का 2 8 825 आ जाएगा, है ना। ये भी ओरली किया है। 21 इंटू 5 105, 105 इंटू 11, तो 1100 प्लस 55 1155, ये भी ओरल किया। आप लोग हाथ उससे कर लेना, है ना, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। और जेड का देख लेते हैं 20%, तो 25 100 इंटू 11 1100। अब मेल कितने कितने ये भी दिया हुआ है, यू से देखें, यू रहा ऊपर 350 200 650, 350 200 650 350 200। अच्छा इसमें भी इन्होंने रडार ग्राफ भले ही दे दिया, लेकिन हमसे मेहनत ही नहीं करवाई, वैल्यू उसने खुद दे दी। वैल्यू नहीं देता, हमसे निकलवाता तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती,
तो चाहे अब रडार ग्राफ हो चाहे कोई सा भी ग्राफ है, अगर वैल्यू इन्होंने दे ही दी है तो क्या ही मेहनत करवाई। 52 है, 650, फिर 400, 800, 700। अच्छा, क्वेश्चंस नॉर्मली देखो फीमेल पे ही पूछे होंगे क्योंकि इसी का डेटा नहीं था, तो ये हम निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं। 310, फिर 200, 240, फिर 670, फिर 400 और 425 हो जाएगा, ये तो इजी है। 355 अगला हो जाएगा, वो 7 + 4 11, ये आ गया। अब देखते हैं जो जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन इंस्टीट्यूट जेड, जेड में फीमेल कितनी है 400, वी 240, वी में 240 है, 8 से आ रहा है, 8 5 से 40, 8 3 से 24, 5/3 ऑप्शन सी। अब इफ 25% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट वी से जेड में चले गई, फीमेल वी से जेड में चले गई, कलर चेंज कर लेता हूं, वी से 25 मतलब इसमें से माइनस कितना हो गया होगा, 25 मतलब 1/4 मतलब 60 इसमें से कम हो गई, और जेड में चले गई यानी इसमें +60 हो गई होंगी, है ना। आगे पढ़ते हैं। 20 यानी 1/5 मेल चले गए जेड से डब्ल्यू में, मेल चले गए जेड से डब्ल्यू में, कितने 1/5, मेल कितने थे 700, 7 का 1/5 140, तो 140 यहां से गए और डब्ल्यू में आ गए 140, है ना, माइनस और ये प्लस। आगे पढ़ लेते हैं। देन आफ्टर द ट्रांसफर द परसेंटेज टू डेसिमल बाय विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट जेड मोर देन यू। अच्छा देखो, ओवरऑल जेड की बात कर रहे हैं, जेड में है टोटल 1100, ठीक है, टोटल है 1100, 60 आए और 140 गए, यानी 80 का लॉस हो रहा है, मतलब -80 कर दो, है ना। तो 1020, अब 1020 को कंपेयर मुझे करना है 660 से, 1020 को मुझे कंपेयर करना है 660 से, कितने का डिफरेंस है 360 का, अपॉन कंपेयर किससे करना है 660 से, तो 6 से कैंसिल, 6 6 जाइए, 6 11 जाइए, अच्छा 11 होता है 9.09 इंटू 6, तो 54.54 ऑप्शन बी। आसान था, है ना, ऐसे ही आसान आसान है। डी है। नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, वाई में फीमेल कितनी, ये तो हम पहले ही 355, द डिग्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स और वाई, एक्स और वाई का डिग्री बता दो, परसेंटेज सी काम हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों का एडिशन है 15 + 21, 36%। अब ध्यान से देखो 36% का मुझे बताना है। अच्छा, इन्होंने एक ऑप्शन उसमें भी देखो 100% का मतलब होता है, बिल्कुल बेसिक से जाओ, 100% का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 36% का मतलब कितना होगा 360 इंटू 36 अपॉन 100, इससे ये क्या 36 का स्क्वायर 1296 होता है, अपॉन 10 129.6, बी आंसर। स्क्वायर पता होना चाहिए था यार, सॉल्व कर लेते, तो ये भी इजी था। मैंने कहा डीआई वाला सेट आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया था इन्होंने पेपर। फिफ्थ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो मेहनत करवाइए अर्थमेटिक में, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्या है मेहनत करवाइए। साहिल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days व्हाइल व्हेन वर्किंग अलोन, तो साहिल है ये 20 days में काम कर लेता है, ठीक है। मनोज ट्वाइस एज फास्ट एज साहिल, तो मनोज अगर फास्ट है तो ये 10 दिन में ही कर लेगा, ट्वाइस एज फास्ट है। एंड 3 times एज फास्ट एज आशीष, अच्छा यानी आशीष को इसके टाइम के 3 times लगेगा, यानी आशीष को नंबर ऑफ डेज लगेंगे 30। पहली फुर्सत में अपन ये कर लेते, और 20 और ये सब का एलसीएम अपना 60 आ जाएगा, तो टोटल वर्क हम पहली फुर्सत में क्या मान लें, क्या टोटल वर्क हमारा है 60 यूनिट्स, यानी साहिल पर डे कितना करेगा 23 का 3 यूनिट्स, मनोज पर डे 6 यूनिट करेगा, और आशीष पर डे 2 यूनिट्स करेगा, 60/30, देन 60/10, 60/20, ये इनका पर डे का काम होगा। क्लियर।
द कोलैबोरेटिव वर्क अरेंजमेंट इन्वॉल्व साहिल एंड मनोज वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन एसएम साहिल मनोज कर रहे हैं, साहिल आशीष सेकंड डे, साहिल और आशीष ने सेकंड डे किया, मनोज आशीष ने थर्ड डे किया। ठीक है, दिस 3-day cycle continues till the work is completed. What fraction of the total will then be done by आशीष? आशीष का हमें मेन ध्यान देना है। देखो 3 दिन में कितना कितना काम हुआ, इन दोनों ने 3 + 6 9 यूनिट काम किया होगा, एस और ए ने 3 + 2 5 यूनिट काम किया होगा, एम एंड ए इन्होंने 6 + 2 8 यूनिट काम किया होगा। तो इधर लिख लेता हूँ 9 + 5 + 8। अच्छा, इसमें आशीष की बात हो रही तो आशीष इन दोनों में है ना। तो 3 days में कितना काम हुआ हमारा, 22 यूनिट्स है ना। 3 days में 22 यूनिट्स हुआ। और छोटू सा ब्रैकेट में आप इधर लिख लो कि आशीष ने कितना किया होगा, इधर 2 यूनिट और इधर 2 यूनिट, 4 यूनिट आशीष ने किया होगा इन 22 यूनिट्स में से। ठीक है, अच्छा इसको 60 बनाना है तो 60 ऐसे तो नहीं बनेगा, इंटू 2 कर दें तो 44 यूनिट 6 डेज में होंगी। नंबर ऑफ डेज पूछे होते तो भी हमें बताना आना चाहिए था। 6 डेज में 44 यूनिट हो जाएंगी और 4 2 8 यूनिट हमारा आशीष ने अभी तक काम कर लिया होगा, है ना। अब देखो 7th डे जो आएगा इसमें 9 यूनिट काम होगा, इसमें आशीष है ही नहीं तो आशीष काम नहीं लेंगे, 53 हो गया, है ना। अब 8th डे जो आएगा, 8th डे में 5 यूनिट वर्क होगा, +5 कर दो तो 58 यूनिट हो गया। और इसने आशीष ने 2 यूनिट काम कर दिया होगा तो 8 पहले से था, 8 + 2 आशीष का ये हो गया 10 यूनिट्स वर्क। ठीक है, अब सिर्फ 2 यूनिट बचा है और 9th डे पे ये काम हो जाएगा। लेकिन 9th डे में भी, है ना, आशीष कितना करेगा, देखो ये दोनों मिलके करते हैं मनोज और आशीष 8 यूनिट वर्क, है ना। रेशियो देखो तो 3:1 का है, 3:1 का है तो आशीष करेगा 1/4 काम, है ना। लेकिन कितना यूनिट ही बचा था, सिर्फ 2 यूनिट तो बचा है, तो 2 यूनिट काम बचा है उसमें 1/4 ये करेगा, यानी हाफ वर्क ये करेगा। तो टोटल इसने कितना काम किया, 10 यूनिट्स पहले थे आशीष के और आधा बाद में, तो 10.5 यूनिट वर्क कर रहा है आशीष। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब बस 10.5 कर रहा है आउट ऑफ कितना, 60। सॉल्व कर लो तो 15 7 सा 105 होता है और 15 4 सा 60 होता है, 7/40 ऑप्शन बी। 5th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल XY की लेंथ दे दी 13 और Z से एक मीडियन आप डाल रहे हो, मतलब ये आप XY मान लो, ये Z। अब देखो आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप ओरल कर लेते इस क्वेश्चन। लेंथ ऑफ XY क्या दिया हुआ है, 13। ठीक है, कई क्वेश्चन आज मैं ओरल कराऊंगा, देखना मैथ्स में। इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स Z टू XY 6.5, ये 6.5 है। अच्छा ये अगर मीडियन है मतलब ये भी 6.5 होगा, दो इक्वल पॉइंट में, ये भी 6.5 होगा, है ना चीसन भाई। देन ट्रायंगल XYZ इज अ, देखो इक्विलेटरल होता नहीं है ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज में ऐसी कोई प्रॉपर्टी, बेसिकली आप क्या लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल लो, है ना, ये रहा राइट एंगल, सर्क्यूम रेडियस यही तो होती है ना, ये भी इक्वल ये भी इक्वल और ये सर्क्यूम सेंटर हो गया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चीसन भाई लॉजिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। 7th, बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, अ कस्टमर डिपॉजिट 3200 ईच ऑन 1st जनवरी 1st जुलाई, एट द एंड ऑफ अमाउंट बताना है। अब देखो 3200 है, पहले जो 3200 डाले उसमें 6 और 6 मंथ का, अच्छा 2.5% लग जाएगा, तो 1 + 2.5/100 की पावर 2, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 41/40 आ जाएगा, तो 3200 इंटू 41/40, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1625 अपॉन 40, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 2 सा ये, इसको सॉल्व कर लेंगे
3250 और 30 यही आएगा ना, टिटिंग टिटिंग 41 का स्क्वायर एक बार और देख लेता हूँ, 49 ओह 1681 होता है। अच्छा वो अभी 9 का स्क्वायर 1681 सॉरी 1681 ठीक है। अच्छा वो अभी ध्यान आ गया। तो 1681 ओरल में कई नुकसान भी होते हैं, देखो एडिट नहीं करूंगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। 1681 अब देखते हैं 3362 इसमें से 3200 माइनस कर दूं तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा 162 162 इंटरेस्ट इसको मिला इस पे, जो 1 जनवरी को इसने डिपॉजिट किया था। अच्छा जो इसने बाद में डिपॉजिट किया 3200 जुलाई में, इसमें तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। 6 मंथ यानी सिर्फ 2.5% ले लो, है ना। देख लो इसको और अपॉन 10 कर दो, 80 इंटरेस्ट और मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 242। ऑप्शन डी सिंपल था, ये भी कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। 8 चलो एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना, कई बार क्या होता है मेरी कॉपी कर ली जाती है टाइप, इस बार देखते हैं एक चीज आपके लिए, ये क्वेश्चन चलो खुद से सॉल्व करके बताओ, और मेरे को या तो info@catipement.com या creators2206@gmail.com पे इसका सॉल्यूशन सबसे छोटा मेल करना। सबसे छोटा सॉल्यूशन जिसने किया उसको मैं मान जाऊंगा कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी। ध्यान रखना छोटा सॉल्यूशन, ना कि बहुत लंबा सॉल्यूशन। तो देखते हैं सबसे छोटा सॉल्यूशन कौन इसका मेल करता है, ठीक है। हाँ मैं इसमें आपको ये ना लगे कि मैंने हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू बता देता हूँ, ये मैंने निकाल के रखी हुई है। एक्स की वैल्यू इसमें आएगी 11,725, वाई की वैल्यू इसमें आएगी 5425 और जेड की इसमें वैल्यू आएगी 7000, है ना। देखो 3 इक्वेशंस बनेंगी, ये तो सब जानते हैं, है ना। उनको खुचुर पेंच करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब उनमें खुचुर पेंच करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जिसने आप में सबसे छोटू आंसर दिया, मैं पर्सनली मान जाऊंगा कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है। तो फाइनली इसमें जब ये करेंगे तो आंसर जो आएगा इसका 6272 आ जाएगा, ऑप्शन डी। सिर्फ ये एक क्वेश्चन था जो आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको इसमें एक्स वाई सेट की वैल्यू बता दी, और या तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सॉल्यूशन डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन छोटा होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ छोटा सॉल्यूशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। चलो 9th 81 इक्वली एफिशिएंट पीपल कुड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, है ना। 81 इक्वली एफिशिएंट है, 15 डेज में काम कर सकते हैं, ठीक है, मान गए। इनिशियली 45 such people started working together, but after they work for the 6 days, the employer wanted to work should be complete in total 21 days में हो जाना चाहिए। तो ये न्यू वर्कर इसने लिए। However, any new worker was only 60% as efficient as any of the 45 people already working. How many new worker did the employer hire to work alongside the initial? ठीक है, सबसे आसान तरीका था इसको करने का, इसका भी सबसे आसान तरीका। पहले तो मैं इस बात पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, हम तो एक छोटू सा क्वेश्चन इस पे ध्यान ही मत दो, शुरू की 3 लाइन पे ही ध्यान दो। 81 लोग हैं, 15 डेज में काम कर सकते हैं, तो 45 कितने दिन में कर लेंगे 27 डेज में, मतलब 45 पीपल 27 डेज में पूरा काम कर सकते थे, क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, वो अपने एनफोर्समेंट टाइप के वो क्वेश्चन किए होंगे ना, उसी टाइप से मिलता जुलता है, वो खाना कम पड़ गया खाना ज्यादा पड़ गया टाइप। लेकिन ये 45 लोगों ने 6 डेज तक तो काम किया। देखो हमेशा बेसिक से आओ, कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। प्लस अब कितने लोग, यानी 45 प्लस 6 बोल दो, एक्स्ट्रा कितने लोग, है ना। बचा हुआ काम टोटल 21 डेज में काम करवाना है, तो 6 डेज तो हो गए, 15 डेज और बचे, 15 डेज में करवा दो। यहां से हम x निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 3 सा 45, 15 3 सा ये 3 कॉमन आ गया, 27 माइनस 6 21,
इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स, तो 63 माइनस 45, 18 चाहिए मुझे, है ना। अच्छा, ऑप्शन में 18 भी था, है ना, ट्रिकी। अब मैं आखिरी की 3 लाइन पे ध्यान देता हूं। देखो, वो इनसे एफिशिएंट है, 60% ही एफिशिएंट है। इन्हें एफिशिएंसी का रेशियो 5/3 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 5/3, है ना। अच्छा, जितने ज्यादा एफिशिएंट उतने कम लोग लगेंगे, इन्हें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो थे 45, ये अगर हमारे पास 18 है, 18 है, तो वो जो न्यू वाले होंगे वो कितने होंगे? सिंपल ये रेशियो था, न्यू वाले 30 होंगे। तो हमें उसमें कन्वर्ट करना था ना, 6 5 जा 30। एक लाइन में आखिरी में करना था, कोई कंफ्यूज ही नहीं होना था आखिरी की 3 लाइन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए अच्छा था ना। 10th क्वेश्चन सिंपल मॉड का क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं। मॉड ऑफ 5x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू, भाई 8 को तुम पहले ही उधर ले आते, हमसे करवा रहे हो 25, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 1 मॉड लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, मॉड में क्या है, खास बात होती है, -5 से लेके 5 के बीच में होगा। -1 कर दो तो -6 से 5 -1 4 की रेंज हो जाएगी। x की वैल्यू -6 से 4 होगी। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू -6, ग्रेटेस्ट वैल्यू +4, -2 आंसर ऑप्शन ए। 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इजी था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस 42। एक कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, ध्यान से देखना है इसको। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल हो गया, इसकी रेडियस क्या है? 42, है ना। कंटेन्स वाटर टू अ सर्टेन लेवल, है ना। पानी भरा हुआ है इसमें, मतलब ये मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है ये, है ना। जब भी मेंसुरेशन आती है ना, मेरे अंदर का वो आर्टिस्ट अपने आप जाग जाता है, और मेरे अंदर का आर्टिस्ट वो मजनू भाई टाइप का ही है ना। वेलकम में ड्राइंग में भी उनके जैसी ही बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है जब भी मैं मेंसुरेशन देख लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक। अब क्या हुआ? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 18 ड्रॉप्ड इनटू इट एंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। एक सॉलिड सिलेंडर इसके अंदर डाल दिया, है ना। अच्छा, इसकी इन्होंने सिर्फ क्या दिया? अच्छा, पूरा डूब गया है अंदर, है ना, पूरा डूब गया है। इसमें इन्होंने सिर्फ हाइट दी हुई है। दरअसल डायग्राम बनाते हैं ना, तो हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी होता है। तो ये जो वाटर लेवल था, ये हमारा बढ़ गया थोड़ा सा उससे, पानी मान लो अभी ये थोड़ा सा ये ऊपर होके यहां तक आ गया, ठीक है। ये हमारा वाटर लेवल जो इंक्रीज हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर से हुआ है। यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर में तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। ओवरफ्लो नहीं हुआ, ये हम एज्यूम कर के चलेंगे, ठीक है। देखो, वही डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ वो वॉल्यूम ये सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, इसकी आर हमें नहीं पता, इंटू एच इसका पता है 18, इज इक्वल टू इस वॉल्यूम के इक्वल। तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इन 42 का स्क्वायर इंटू हाइट, ये 8 के इक्वल होगी, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करते हैं तो 2 4 से ये 2 9 से ये, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया? 42 इंटू 4 का √2 अपॉन 9 का √3, 14 3 जा 42। आर की वैल्यू आ गई मेरी 28। रेडियस ये जो छोटू था, इसकी रेडियस मुझे पता चल गई 28 है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बताना है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और मुझे दोनों ही पता हुआ है। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है? 28 इंटू 28 प्लस 18, आर प्लस एच क्या हो जाएगा? 28 प्लस 18, 46। कैलकुलेशन बार बार मैंने कह रहा हूं खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 8 इंटू 22 इंटू 46, 8 22 46,
8 इंटू 22 इंटू, अब देखो स्मार्टली तरीका, चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है, बस दो में जीरो है और जीरो हमको पता है कि आ नहीं सकता, मतलब ए ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। यूनिट डिजिट से खेल दो, 8 to 16 का 6, 6 6 36 का 6, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए जो ऑप्शन बी में दिख रहा था। तो 11th का आंसर क्या लगा दो, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मानते हो। अगला लो, यूनिट डिजिट का नाम लिया, अगला क्वेश्चन है उस पर, सिंपल है, पावर को 4 से डिवाइड करके अपन रिमाइंडर देख लेते हैं। इधर 4 से डिवाइड, 3 की पावर 3 27, इधर भी 88 प्लस 3 91 होता है, तो इधर भी 7 की पावर 3 343 का 3, 7 माइनस 3 4 आंसर। ये क्वेश्चन हम ओरल कर सकते थे। रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो जहां जहां आपको अलजेब्रा मिलेगी वो क्वेश्चन आसान दिखेंगे, बस ब्रेक करना है मुझे 703 को। मैंने कहा ना कैलकुलेटिव इन्होंने दिया है, 703 को ब्रेक करते हैं, 2 3 4 5 6 7, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11 9 13 9 17 9 19, हाँ 19 से जा रहा है, 19 3 जा 57, 57 प्लस 13, ये 19 7 जा 133, तो 19 और 37, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस भी 18 का है, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस चाहिए तो 37 प्लस में आएगा इंटू एक्स माइनस 19, यानी ए और बी की वैल्यू बात करें तो सबसे बड़ा जो होगा प्लस वाला होगा, तो ए होगा 19, बी हो जाएगा माइनस में 37। ठीक है, ऐसे ही अगला 336 को मैं ब्रेक करता हूँ, 2 168 84 42 21 7, तो देखो 2 2 2 2 3 7, डिफरेंस मुझे 10 चाहिए, देख लेते हैं। इससे नहीं आ रहा, हम्म ये आ रहा है, ये एक और ले लो, 24 और 14, तो माइनस चाहिए तो 14 माइनस 24 माइनस में रहेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 24, है ना, मेरा पेन भी बोल रहा है बहुत कर लिया आज, और x प्लस 14, है ना, क्योंकि बीच में माइनस चाहिए था, तो एक आ जाएगा 24, इन्हें सी और डी में सी अगर बढ़ा है तो सी हो जाएगा मेरे पास 24 और डी हो जाएगा माइनस 14। अब डिक्रीजिंग सबसे बड़ा है 24, देन है 19, सी के बाद ए, इसे ऑप्शन रिजेक्ट करने से हमसे जो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं वो नहीं होती, है ना। बी और डी में सबसे छोटा है बी, ऑप्शन ए लगा दो, तो 13th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 14th देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एफ एक्स लिख दूं तो जी एक्स माइनस वन, ये हमें दिया हुआ है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो x माइनस वन को अगर मैं जी एक्स पूछा है तो x माइनस वन को अगर मैं x कर दूं, है ना, तो इधर x प्लस वन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल क्यूब, सिंपल था, है ना। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ओ सॉरी माइनस वन, अब प्लस में एक्स क्यूब प्लस वन प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब सारे ऑप्शन में, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन्हें प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी दो ऑप्शन में दिख रहा है ना, फिर प्लस 3x माइनस 2x, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 3x आएगा,
ये पूरा सॉल्व कराएंगे क्योंकि आखिरी में ही कांस्टेंट डिफरेंट था। ये 1 से ये 1 कैंसिल, 3 + 2 बचा 5, यानी ऑप्शन होगा बी। 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी। 15th हम ओरल लगा सकते हैं। देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दिया हुआ है इन्होंने 6, है ना, और 13 टर्म्स है, ठीक है, ये बीच की टर्म होंगी और आखिरी की 3, इनका दिया हुआ 16 और इसका 6। व्हाट इज द मीन ऑफ 3 टर्म एग्जैक्टली एट द मिडिल? देखो मीन ऑफ 3 टर्म्स एग्जैक्टली एट द मिडिल का मतलब क्या होगा? मिडिल टर्म ही होगी वो, अगर सीरीज एपी में है तो। मतलब मुझे मिडिल टर्म निकालनी है। तो 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाली टर्म निकालनी है। तो बेसिकली A+L वाला कंसेप्ट लगाएं। तो ये 3 और 3 6 टर्म का 22 हो गया, है ना, अपॉन 6 कर दो, मिडिल टर्म आ जाएगी। 11/3 आंसर होता, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था। ओरल क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से पता है तो। नहीं तो लोग इसमें एपी और इन सब के समीशन के फॉर्मूले और ये सब लगा के सॉल्व करेंगे जब रन का जो लेंथी होगा, कोई सेंस ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी ओरल था। लेकिन हाँ, मैथ्स इसकी उसी से बनेगी जिसका सॉलिड होगा, मतलब मैथ्स। After selling 15 items, a shopkeeper earned a profit equal to the cost price of 3 items. Each item mark 25, ठीक है। एक आइटम का मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं 100x, है ना, मार्क में कर रहा हूं 25% अबव, यानी मार्क प्राइस जो है ये है 125x, है ना, और डिस्काउंट में दे रहा हूं, यानी सेलिंग प्राइस जो है ये मैं 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी 125x - 2, इतने रुपए में मैं दे रहा हूं। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 आइटम टोटल से, ठीक है, देख लेंगे। अब सेलिंग जब मैं 15 आइटम बेच रहा हूं, है ना, तो प्रॉफिट जो मुझे हो रहा है वह 3 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के, यानी 300x का प्रॉफिट हो रहा है 15 पे, यानी 1500x मेरी कॉस्ट प्राइस होगी, इस पे 300x का मुझे प्रॉफिट हो गया, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा वो 1800x होगा, है ना। लेकिन ये 15 आइटम्स का, तो अपॉन 15 कर दूं, एक उसका पता चल जाएगा, है ना। तो सॉल्व करता हूं, 120x एक आइटम का, तो 125x - 2 इज इक्वल टू 120x, तो 5x इज इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू आ गई 2/5। अब तो ये जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा। x 2/5 यानी 40%, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 25 2 50, और ये हो जाएगा 50 में से 2 गया 48। ये तीनों प्राइस अपन ने निकाल लिया। अब तो जो बोलेगा ये वो हम बता देंगे। डिफरेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम, 40 इंटू 20, 800 कॉस्ट प्राइस हो गई, और सेलिंग 12 का सेलिंग क्या हो जाएगा 48 इंटू 12, 576। ठीक है, 16th का कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। हाँ, 224, सिंपल था। अगला 17th, a sum of 7740 divided xyz such that the ratio of share of, ये तो इजी था, x to combined share of y and z, यानी x upon y plus z, ये हमें दिया है 4/11। देखो सबसे आसान तरीका आता हूँ, और x plus y plus z क्या दिया हुआ है 7740, y प्लस जेड को मैं अगर 11t ले लूं तो x क्या हो जाएगा 4t, 4 + 11 15t इज इक्वल टू 7740। सॉल्व कर लो तो 516, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 516 इंटू 4, 2064। ठीक है, x की वैल्यू आ गई,
और y प्लस जेड क्या आ जाएगा, y प्लस जेड यहीं पे लिख लो, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5676, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, द रेशियो शेयर ऑफ z अपॉन x प्लस वाई, इस बार 1/3 है, तो इस बार अगर z को मैं a मान लूं तो x प्लस वाई 3 हो जाएगा, तो 3a प्लस a 4a इक्वल टू 7740, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1935, यानी z की वैल्यू हो जाएगी 1935। अच्छा y प्लस जेड दिया हुआ था, तो 5676 में से 1935 में माइनस कर देता हूं, y आ जाएगा 3741। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आंसर सी में दिख भी रहा है, 17 का आंसर सी, ठीक है। 18th, a train running between two towns arrives its destination 10 minutes late when goes 60 किलोमीटर पर आवर, डी अपॉन नॉर्मल टाइम, ये एस अगर था 60 में लेट हो रहे हैं, मतलब अगर ये डी बाय 60 कर दूं और नॉर्मल स्पीड अगर मैं एक्स मान लूं, है ना, टाइम ये हो रहा है 10 मिनट लेट हो रही है, मतलब 10/60, है ना। अब 40 पे गई तो भी लेट हो रही है 16 मिनट, तो डी बाय 40 माइनस डी बाय एक्स इज इक्वल टू कितना मिनट लेट, 16। इसमें से ये माइनस कर देते हैं ताकि डी बाय एक्स कैंसिल हो जाए, हमें डी मिल जाए, तो डी 1/40 माइनस 1/60, 120 एलसीएम ले लेते हैं, 43 जा 62 जा, ऊपर 1 आ जाएगा, वो 16 में से 10 गया, 6/60 आ जाएगा, 62 जा होता है 120, तो डी हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर, है ना। D12 कहीं भी रख देंगे, हमारा x आ जाएगा, जैसे इसी इक्वेशन में लग दूं, तो 12/60 माइनस डी क्या 12/x इज इक्वल टू 10/60, तो 12 माइनस 10 2/60 इज इक्वल टू 12/x, तो ये आ जाएगा 30 12 36 36 360 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 19, 2 ब्रिटिश 3 इंडियन हैं, अपनी वाइफ्स के साथ हैं, सर्कुलर टेबल पे इनको बिठाना है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ब्रिटिश मैन कैन बी सीटेड नेक्स्ट टू हिज वाइफ, हर किसी को अपनी वाइफ के साथ बैठना है भाई, तो देखो 2 ब्रिटिश हैं, ये 2 ब्रिटिश हो गए। अच्छा ये नहीं बोला था कि 2 ब्रिटिश साथ में बैठेंगे या 3 इंडियन साथ में, बस वाइफ के साथ बिठाना है, तो हर ये सर्कल 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, 3 इंडियन हो गए, 1 2 3, तो सिंपल 1 2 3 4 5 स्पेस दिख रहे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर दूं, ये वाला काम सर्कल का काम खत्म। अब हर 2 को आपस में अरेंज कर सकता हूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 वेज ये हो गए, तो बस आंसर क्या हो जाएगा 32 इंटू फैक्टोरियल 4 24, 24 टू 48 का 8, कैरी में गया 4, 24 3 72 प्लस 4 76, 768 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 20, ये सिंपल है यार, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर में ही लिखूं तो 2x माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर में ही लिखूं 5 32 होता है अपॉन 2 क्योंकि रूट है, यानी x प्लस वाई मेरा क्या आ गया 2.5, है ना। 2.5 की जगह में एक काम करता हूँ 5/2 ही लिख देता हूँ, 5/2, और x माइनस वाई क्या आ जाएगा 5/4, क्योंकि 2x माइनस 2y, दोनों को ऐड कर देता हूँ, अपॉन 2 कर दूंगा, तो x आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, इसको बाय 4 लिखूं तो 10/4 लिख दूं, है ना, 5/2 को 10/4, तो ऐड करेंगे तो 15/4, अपॉन 2 करेंगे तो 15/4 2 8, x आ गया। अब x को यहाँ पे रख देता हूँ या यहाँ पे कहीं भी रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर है 10/4 माइनस 15/8,
है ना, डू कर देंगे 20/8 माइनस 15/8, 5/8 y की वैल्यू आ गई। तो x 15/8, y 5/8, 15 5 सा xy बताया 75/64, ऑप्शन ए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर था? चलो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा अगला, चलो एलआर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। आज सारे के सारे सेक्शन करके ही जाएंगे आपके लिए। देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी वीडियो चालू ही है। तो बस आपसे एक ही वो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 26 के सब्सक्राइबर कर दो, प्लस जितने भी आपके पहचान में कैटी आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको हमारे चैनल के बारे में बताओ। बाकी कोर्स परचेस करना ना करना उसके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बस चैनल के बारे में बता दो, इतना काम तो कर सकते हो मेरे लिए। चलो रीजनिंग देख लेते हैं। एबीसीडी की सबकी अलग अलग एज है, सिर्फ एक पर्सन है जो ई से बड़ा है। तो कितने? 5 लोग हैं, 5 लोग हो गए। सिर्फ एक ही अगर ई से बड़ा है मतलब ई को तो यहीं पे आना पड़ेगा। बी इज यंगर देन सी, है ना, बी यंगर देन सी हो गया, बट एल्डर देन डी, यानी डी से लेकिन बड़ा है। ए इज एल्डर देन सी, ए उससे भी बड़ा है। अब देखो ए सी बी डी लाना है ना। सीबीडी तो इधर ही, ए को अगर बड़ा रखना है तो ए को यहीं पे आना पड़ेगा और सी को यहीं पे आना पड़ेगा, बी को यहीं पे, डी को यहीं पे। हाउ मेनी पीपल आर एल्डर देन सी, सी से बड़े कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत सिंपल है ये तो, खटखट निपटाओगे। 1 जनवरी को वेडनेसडे था 2020 को, ठीक है। हम यानी 31 दिसंबर को हम नॉर्मली काउंटिंग में 31 दिसंबर से करते हैं। 31 दिसंबर को क्या होगा इसी ईयर में? क्या होगा? वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे होगा। अब देखो वही ऑड डेज से, जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं क्योंकि ये लीप ईयर, तो फरवरी में 1 ही ऑड डे होगा। मार्च में 3 ऑड डेज हो जाएंगे, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 15 को 7 से डिवाइड कर दो 1 बचेगा, तो सितंबर में सिर्फ 1। आ गए हम 15 सितंबर तक। जहां जहां 7 बनते जाए काटते हो, 3 + 3 6 + 1 7, इससे हमारा काम हो गया। 3 + 2 5 + 2 7, ये भी हमारा हो गया। 3 + 3 6 + 1 7, ये भी कट गया, मतलब 0 आया। 0 मतलब जो 31 दिसंबर था वही 15 सितंबर को होगा, ट्यूसडे था मतलब ट्यूसडे ही होगा। 1 आया होता तो एक दिन बढ़ा देते ट्यूसडे में, वेडनेसडे हो जाता। 2 आया होता तो एक और दिन बढ़ा देते। सिंपल था। सेकंड का आंसर बी, ठीक है, ट्यूसडे होगा। कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना। जनवरी फरवरी 29 का ही, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में 1 3 2 5 2 7, ठीक है, ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। थर्ड, KL15 रिलेटेड टू NO21 इन सर्टिन वे। 6 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर इधर 28 में 6 का 34, यानी 41 में 6 का इंक्रीमेंट 47 आना चाहिए। ये लो, अब KL M को छोड़ के NO, XY Z को छोड़ के AB, तो GH I को छोड़ के JK, ऑप्शन बी, थर्ड का बी, ठीक है। JK 47, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला MNOPQR सेटिंग कितने लोग हैं? 3 + 3 6 है, तो 6 ये कर दिया, ठीक है। 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। फेसिंग द सेंटर, सेंटर पे देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। M से सेकंड और लेफ्ट ऑफ R, तो R इसका सेकंड लेफ्ट है ना, राइट इधर होगा, लेफ्ट ये यहाँ पे कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? M, ठीक है। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q, एक ही पर्सन बैठा है R और Q के बीच में, तो Q फिर यहाँ पे तो हो नहीं सकता, Q को यहीं पे आना पड़ेगा। O इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ M, M इधर और इधर नहीं आ सकता, मतलब O नहीं आ सकता, तो O को उधर ले आओ। एंड सिट थर्ड टू राइट ऑफ Q, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया? थर्ड टू राइट ऑफ Q, N। बस जो भी बचा इधर बिठा दो, P बचा हुआ है, P को इधर बता दो। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन Q एंड R,
Q और R के बीच में कितने लोग हैं, या तो 3 आंसर होगा या 1 होगा दोनों ऑप्शन में, लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ R, R के राइट में तो इधर से देखेंगे तो एक ही होगा, ऑप्शन सी लगा दो, फोर्थ का आंसर सी। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। राइट टर्न फ्रॉम ए 7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, ये पॉइंट ए हो गया, यहां से वेस्ट डायरेक्शन में ये गया 7। लेफ्ट टर्न नीचे जाएगा 11, है ना, लेफ्ट फिर 11, ये लेफ्ट 11, देखो बार बार लेफ्ट लग रहा है, क्लोज साइकिल बनेगी, लेफ्ट 11 फिर लेफ्ट फिर 7, ये है ना, फाइनल लेफ्ट और 4, देखो 7 + 4 होता है, फाइनली ये 4 ही ले रहा है, मतलब ये यहाँ पे आ गया होगा 4, और इतना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7, ये पॉइंट बी पे पहुंचा। हाउ फॉर शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम विच डायरेक्शन शुड ड्राइव इन ऑर्डर टू पॉइंट ए अगेन, तो 7 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4, 4 ऊपर साइड जाएगा, ऊपर मतलब नॉर्थ में जाएगा, ऑप्शन डी, आसान था ये भी। 6th क्वेश्चन में पहले नंबर्स पे ही मेरा ध्यान जाता है, पता नहीं क्यों। 140 और 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब Z A, अच्छा A B C D E, सेकंड वाला E रहेगा ये Z वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 6th का आंसर क्या हो जाएगा, A, V W X Y Z। ठीक है, स्टेट डायग्राम केयरफुली आंसर द नोट दैट, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडीइंग मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश, मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश, तो ये लोग हो गए 8 लोग हो गए, है ना, बट नॉट हिंदी, हिंदी वाले हटा दो, बचे सिर्फ 5 लोग, ऑप्शन सी, बहुत इजी थी। अब स्टेटमेंट कर, ऑल मैंगोज ऑरेंज, ये मैंगो ये रहा ऑरेंज, है ना, नो बनाना ऑरेंज, कोई भी बनाना ऑरेंज नहीं है। कंक्लूजन, नो मैंगो इज बनाना, सही बोल रहा है, एटलीस्ट सम ऑरेंज मैंगो, सही बात है, दोनों सही है, बोथ 1 and 2। ठीक है, इजी था नहीं। 9th, राहुल की 16 टॉप से है, 27 बॉटम से, कितने बच्चे क्लास में होंगे यही पूछा होगा, दोनों को ऐड करके -1 कर दो, सिंपल है, इन्हें दिमाग भी नहीं लगाना आगे से, कितने सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, दोनों को ऐड करेंगे 43 आएगा, -1 कर देंगे, 42 बच्चे होंगे। ठीक है, ये सब रटा होना चाहिए आपको इस टाइप की, अगर आप लोग आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए, जब एग्जाम देंगे ना। अभी अपन देखो बेसिक से नहीं जा रहे कि पहले यहाँ से गिनने फिर वहां से, भैया आप आईपीएम एग्जाम दे रहे हो, तो ये जो मैं एलआर आपको अभी सॉल्व कराया, ये उस पॉइंट से ही कराया कि आपको एग्जाम में इतनी स्पीड में करना है। ठीक है, 10th, मीना इज द वाइफ ऑफ नंदू, मीना नंदू की वाइफ है, यानी मीना हो गई फीमेल, नंदू हो गए मेल, मेल फीमेल हमेशा लिखते रहा करो ताकि अगर क्वेश्चन टफ हो गया तो। नंदू इज फादर ऑफ ओवी, ये ओवी के हैं, और ओवी सिस्टर है, मतलब एफ होगी फीमेल, सिस्टर ऑफ प्रकाश, प्रकाश इज द फादर ऑफ सुनीता, फादर है मेल होंगे, फादर है मतलब ये सुनीता के हैं, सुनीता वाइफ इन्हें, अच्छा नाम से मेल फीमेल मत लिख दिया, कई बार ये लोग गेम कर देते, खैर ये क्वेश्चन में दम नहीं है, लो लेवल का था, लेकिन फिर भी सुनीता वाइफ है रोहन की, तो रोहन मीना से किससे रिलेटेड है, तो रोहन की जो वाइफ के फादर है उसकी मदर होंगी, ऑप्शन ए में वही दिख रहा था, है ना, हो गया। लो DILR इतना सा था। जनरल अवेयरनेस में अब देखो मैं क्या ही ज्ञान दूंगा, है ना, तो ये आपको नॉर्मली मैंने क्या किया, आंसर खुद ही इसमें बोल्ड कर दिए, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के भी मिल जाएंगे बोल्ड इसमें। ठीक है, चेयरमैन रिलायंस जियो के इन्फोकॉम का आकाश अंबानी है, बड़ा बेटा है। ठीक है, फाउंडर इन मूवी 2015 जो अवार्ड में नवीन तिवारी। ठीक है, G7 24 में कब हुई थी, इटली में हुई थी, है ना, शिव कुमार थे इनमें से, संतोष वाले, महात्मा गांधी का ये तो मुझे भी पता था, साबरमती आश्रम से चालू हुआ था, है ना, दांडी मार्च उनका। विच इंडियन वॉन द जूनियर चेस, ये दिव्या देशमुख थी, अच्छी बात है, मुझे ये नहीं पता था, देखो जो नहीं पता वो एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। द वंदे मातरम मूवमेंट इनिशिएट आंध्र प्रदेश 1907, कहाँ कितने जी के किसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स पे जोड़ देना। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पेट्रोदा, नाम काफ़ी फेमस है ये,
है ना। विच ऑफ दिस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट वो लॉन्च इसरो Feb 2 2020 एंड सेट 3DS। ठीक है, तो ये आप करंट अफेयर्स वाले देखो, करंट अफेयर्स वाला इसमें 10th था, एक क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर 7th था, 2 क्वेश्चन हो गए। 4th और 2nd 4 से 5 क्वेश्चन, ये आपको कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। तो करंट अफेयर्स अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कर लो। तो उम्मीद है पूरा का पूरा IIM बैंगलोर का पेपर आपको आज अच्छे समझ में आया हो। अभी तक सुन रहे हो तो कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।